कि कल हम लोगों ने एक फिगर बनाया था और एक तरफ दो मास थे, एक तरफ एक मास था और वो दोनों मासेस जो है ना पुली पे मूव कर रहे थे, तो उसका हम लोगों ने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला था और उसी में T1 का वैल्यू निकाला था और उसके बाद T2 का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो हम लोगों ने कंटिन्यू करने के लिए आज के लिए टाइम दे दिया। तो मैं फिगर को दोबारा से बना देता हूँ और वो फॉर्मूले जो लिखा था आया था उससे मैं दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है ना, एक ऐसा फिगर था, ठीक है, ये एक पुली है, यहाँ पे एक मास था M2, यहाँ पे एक मास था M3 और ये इसके नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, यहाँ पे T1 था और इधर एक दूसरा मास लटका हुआ था। ठीक है ना, हैंगिंग मास था दूसरा, ये मास था। ये M1 था और ये T था। यहाँ पे जो टेंशन लग रही है T2 था। यहाँ पे इस तरह का कुछ डायग्राम हमारा था। ये T2 यहाँ है, T1 ये था, T1 ये T1 के बराबर था। ये इसके मासेस दे रखे थे, मासेस का वैल्यू पता है M1 कितना था, मास नहीं दिए हुए थे इसके, खाली एक जनरल फॉर्मूला हम लोग बनाया था। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन का जो बनाया था, ए का जो फॉर्मूला आया था हमारा, ए जो लिखा था हम लोगों ने, ये था, ये दोनों मास को एक साथ लिया था, जो दोनों मास एक तरफ से जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ये अपवर्ड मूव कर रहा है, हाँ, तो ये दोनों मास एक साथ लिया था M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन इंटू जी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। ठीक है ना, और फिर टेंशन का जो फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, वो क्या था? टेंशन का फॉर्मूला, टेंशन था, हाँ, T1 का वैल्यू था 2M1 और ये दोनों मास को एक साथ लिया था, हाँ, ये दोनों मास को M2 M3 दोनों मास को एक साथ कंसीडर किया था इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये टेंशन का फॉर्मूला लिया था। ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे हम लोगों ने, एक्सेलरेशन का, टेंशन का। ये कॉमन एक्सेलरेशन का तो ये वाला और ये वाला टेंशन का निकाल दिया था। अब इस वाले टेंशन का वैल्यू निकालना था हमें कि ये टेंशन कितना होगा, T2 कितना होगा, इसको निकालना था। तो ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जो जब भी कभी टेंशन निकालते हैं तो देखते हैं बॉडी किधर मूव करता है, जिधर मूव करेगा उधर का फोर्स ज़्यादा लग रहा है। जैसे हम लोगों ने, ये बॉडी पूरा इधर नीचे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसके नीचे जो मास है, जो यहाँ पे टेंशन लगता है उसके नीचे का जो मास है, मास बिलो, हैंगिंग बिलो, तो ये टेंशन के नीचे ये जो मास है M3G, ये एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। खाली हम लोग यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये M3G नीचे लग रहा होगा, T2 ऊपर लग रहा होगा। कितनी बात समझ में आई? तो इसमें से T2 माइनस कर देंगे, इसमें से T2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फॉर T2, ये हम लोग लेने जा रहे हैं इसको, क्या लिखा है इसमें? M3G माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। देखो ये वाला M3G डाउनवर्ड ज्यादा फोर्स लग रहा है और उसमें से टेंशन माइनस करेंगे तो जो नेट फोर्स होगा इस बॉडी पे कितना लगेगा? तो M3A यानी मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो इतना नेट फोर्स इस बॉडी पे लग रहा होगा। M3G में से T2 को माइनस कर देंगे तो ये बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, इसको T2 अगर निकालते यहाँ से,
T2 निकालते तो क्या होगा, m3g माइनस m3a इज इक्वल टू T2। ये वाला इधर लाया और ये T2 को उधर ले गए। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू निकाल के डाल देते हैं। a का वैल्यू हमारे पास है, ये जो पूरा सिस्टम है एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और वो जो एक्सेलरेशन है ये इसका वैल्यू है। ठीक है, तो हम इस वाले वैल्यू को a की जगह पे डाल देते हैं तो क्या मिलेगा, m3g माइनस m3 और a का वैल्यू है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कितनी बात समझ में आई? a का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। अब g को इधर ला लेते हैं, इज इक्वल टू T2 है, ये T2 यहाँ पे आ गया। ये देखिए m3 और g, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m3g तो ये था ही था ये वाला, और ये m3g ये इधर ला लिया और ये जो फॉर्मूला आ जाएगा m2 प्लस m3 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3। कितनी बात समझे? ये T2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको जो है ना कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, m3g को बाहर निकाल लेते हैं। ये जो है m3g बाहर चला जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बच गया, तो यहाँ तो 1 आ गया और ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये हम लोग ऊपर वाला लिखते हैं इस तरह से कुछ, ये m2 प्लस m3 माइनस m1, ये ऊपर वाला लिख दिया, ये m1 m2 m3 ये, और ये T2 आ गया हमारा। कितनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे 1 बाई 1 कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 कर लिया और एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो मास है यहाँ चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये जो मास है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से जैसा नोट कर लीजिए, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा ये फिगर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसका एलसीएम कर रहे हैं हम लोग, m3g और ये जो है m1 m2 यहाँ चला जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 ये तो यहाँ चला गया, फिर ये माइनस है, ये वाला माइनस है, इसके बाद ब्रैकेट में है m2 m3 माइनस m1, ये ब्रैकेट में था और ये एलसीएम में आ गया था m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये T2 बराबर लिख दिया इसके। कितनी बात समझ में आई? अब देखो ये m3g है और ये ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ से माइनस है ना तो सबका साइन उल्टा हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m2 माइनस m3 प्लस m1, ये माइनस था प्लस हो गया, सबका साइन उल्टा हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू T2। अब देखिए m2 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, m3 भी कैंसिल हो गया, ये m1 ये m1 2m1 आ गया, तो ये m3g अब ब्रैकेट में आ गया 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू T2। ठीक है, और इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं तो क्या मिल जाता है, 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू T2। ये आ गया हमारा टेंशन का फॉर्मूला, 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू T2। याद है जब दो मास लटका हुआ था, जब दो मास लटक रहे थे, हैंग कर रहे थे, तो हम लोग ये हम जैसा फिगर को यहाँ बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे जब दो मास लटके हुए थे इस तरह से, एक m1 था इधर और ये m2 था इधर, m2 था, तो इसमें एक्सेलरेशन का था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये
एक्सेलरेशन का था, और इसमें जो टी था टेंशन, ये जो टेंशन था इसका वैल्यू था 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ये दो जब मास थे तब। अब देखिए अब तीन मास लटके हुए हैं, मगर तीन मास में दो मास तो एक तरफ है और एक मास एक तरफ है। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जब दो मास में था तो जो मास नीचे जा रहा था वो पहले था, और जो मास ऊपर जा रहा था वो बाद में लिखा था ऊपर में एक्सेलरेशन में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अब जो है यहाँ पे जब तीन मास है तो तीनों मास लिया गया है, लेकिन जो मास नीचे जा रहा है वो पहले लिखा गया है और जो मास ऊपर जा रहा है वो बाद में लिखा गया है। अब ये दोनों मास एक साथ नीचे जा रहे हैं तो ये दोनों मास को एक साथ ले लिया गया है और माइनस m1 कर लिया गया, और टोटल मास m1 m2 m3, टोटल मास नीचे वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये उसी तरह से है। फर्क इतना है कि इसमें दोनों मास एक साथ आ गए हैं, तो m2 प्लस m3 एक साथ ले लिया जो नीचे जा रहा था, मूव कर रहा था। इसी तरह से यहाँ पे जो टेंशन था, इसमें टेंशन था 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी दोनों मास था। और यहाँ पे जी भी है, यहाँ पे जी भी है, ये जी छूट रहा है, 2m1 m2g अपन m1 प्लस m2, जब दो मास थे तब की बात है। लेकिन अगर तीन मास है और तीनों मास जब हैंग कर रखा, लेकिन दो मास एक तरफ है, तो जो दोनों मास एक साथ है वो नीचे जा रहे हैं, वो दोनों मास एक साथ लेंगे और फिर वो दूसरा जो ऊपर चला वो भी मास लेंगे। यहाँ पे जैसे 2m1 m2, जो ऊपर जा रहा है वो भी ले रहा है, जो नीचे जा रहा है वो भी ले रहे थे, और जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे और नीचे टोटल मास हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पे भी टेंशन निकालेंगे तीन मास वाले में, तो ये देखिए 2m1 और m2 भी आएगा, लेकिन जो नीचे जा रहा है वो दोनों मास तो एक साथ था, तो हमने दोनों मास को एक साथ कर लिया, m2 m3 एक साथ प्लस कर लिया है, इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, बिल्कुल ठीक आया था। अब यहाँ पे देखिए जो मास ऊपर जा रहा है वो तो माइनस हो जा रहा है, जो मास नीचे जा रहा है वो प्लस हो जा रहा है। अब हम लोग T2 निकालने आए इस केस में, तो इसका तो एक्सेलरेशन तो कॉमन एक्सेलरेशन हम लोगों ने यही है, यहाँ पे तीनों बॉडी एक साथ मूव कर रहा था, कॉमन एक्सेलरेशन तो यही है। लेकिन जब टेंशन निकाल रहे हैं तो टेंशन में देखिए क्या है, टेंशन का फॉर्मूला इसका निकल के जो आया है, ये रेड वाला देखिए, ये T2 जो है, ये रेड वाला देखिए क्या है, 2m1 m3, m1 ये मास जो ऊपर जा रहा है और m3 जो नीचे जा रहा है, और m2 कहाँ गया, तो ये टेंशन के नीचे वाला मास ऊपर का मास है, ये उसी लाइन में ऊपर का मास है, तो वो मास नहीं आ रहा है, टेंशन के नीचे वाला मास आ रहा है, और जो दूसरे साइड में जो मास ऊपर जा रहा है वो मास आ रहा है, और नीचे में टोटल मास सेम आ रहा है वैसे ही। तो क्या है 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये m2 यहाँ नहीं आ रहा है, ये वाला जो मास है इसमें नहीं आ रहा जब रिलेशन को डराइव कर रहे थे वो। तो यहाँ पे क्या है, जो नीचे जा रहा मास m3 नीचे जा रहा था और m1 ऊपर जा रहा है, इस टेंशन के रेस्पेक्ट में T2 के रेस्पेक्ट में जो मास नीचे जा रहा है उसके नीचे वाला मास, तो ये m3 था और ये m1 ऊपर जा रहा था, तो 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये इसका रिलेशन है। ये मैं रिलेशन इसलिए ड्राइव करके दे रहा हूँ ताकि बाद में जब फिगर आप लोगों के पास आएगा, सामने क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होगा कि हमें कैसे करना है इसका। आगे चले हम लोग, कितनी बार समझ में आए, तो इसमें T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया। T1 का फॉर्मूला यहाँ पे ये है 2m1 m2 प्लस m3 एक साथ लेंगे इंटू जी अपन m1 प्लस m2। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और हम मॉडिफाई करके बताए थे, क्या बताया था कि अगर जो दो मास एक साथ है उन दोनों मास को ऐड करके कैपिटल M भी लिख सकते हैं। जो दो मास है जो एक ही साइड में है, जो नीचे जा रहा है, तो वो नीचे जा रहा है तो उसको हम लोग कैपिटल M से भी दिखा सकते हैं। तो अगर हम लोग कैपिटल M के टर्म में दिखाएं, जो दो मास एक साथ जा रहा है उसको कैपिटल M करके दिखाएं, तो ये एक्सेलरेशन और ये वाला टेंशन का क्या फॉर्मूला होगा, ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको थोड़ा और आसानी के लिए या याद करने के लिए। इसे मैं मिटा दूँ, ये समझ में आ गया। फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। अगर हम लोग इसको लिखेंगे m2 प्लस m3 को कैपिटल M ले लेते हैं, तो क्या हो जाए, एक्सेलरेशन का वैल्यू a इज इक्वल टू m कैपिटल M माइनस स्मॉल m1 अपॉन कैपिटल M प्लस m1 प्लस कैपिटल M इंटू जी।
अब ये कैपिटल एम जो है ना इन दोनों के प्लस के बराबर है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा, इसी के रेफरेंस में ये आ जाएगा, ये m1 m2, ठीक है ना। इसी तरह से टेंशन T1 लेना चाहेंगे तो क्या होगा, 2m1 कैपिटल M G अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ कैपिटल M जो है m2 प्लस m3 के बराबर है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, इसकी तरह लगेगा, जो टू मासेस हैंगिंग ऑन द पुली है उसके तरह दिखने लगेगा। ये कितनी बात समझ में आई? अगर ये राइट हैंड साइड, हाँ ये राइट हैंड साइड में दो मास लटका हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में यूज हो रहा हो दोनों मास, जैसे कि मैं ये फिगर बनाता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों मास इधर आ गया, ये m1 मान लो, ये m2 मानो, ये m3 मान लो, ठीक है ना, और ये T1 है, यहाँ पे भी T1 है, यहाँ T2 है, तो इसका भी सेम फॉर्मूला का, मास दोनों इधर आ गया लेकिन ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जा रहा होगा। कितनी बात समझ में? तो इस तरह का हो जाता है। कितनी बात, आगे चले हम लोग, आगे चलते हम लोग, ये समझ में आ गया। आगे भी और भी बहुत सारी बातें हैं हम लोग बताएंगे पुली के रेस्पेक्ट में। अब दे रखा है मास अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है तो फिर कैसे निकालते हैं फोर्स एंड टेंशन। ये तो पुली पे हैंग कर रहा था ना मास, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर है, हैंग नहीं कर रहा हो, सरफेस पे मास हो, कई सारे मासेस एक साथ कनेक्टेड हो, तो फिर कैसे निकालेंगे फोर्स एंड टेंशन। वो मैं पहले फिगर बनाता हूँ, समझाता हूँ। अगला टॉपिक, व्हेन मासेस आर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेसेस, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हम लोगों ने फिगर से बनाया है, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ये तो फिगर से, लेकिन फिगर से तो समझ में आ रहा है, ये दो मासेस हैं, एक 30 kg का, एक 50 kg का, इस पे एक फोर्स लगता है 200 न्यूटन का, ये एक रूप से दोनों मास कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक टेंशन है दोनों के बीच में, तो T है। अब हमें पूछा क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन, और उसके बाद ये टेंशन कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन से फिगर से तो समझ में आ रहा है, ये दे रखा है, ये सवाल में लिटरेचर में लिख दिया, फिगर से तो मैं समझा ही रखा था पर लिटरेचर में लिख दिया। अब क्या बताया कि इधर से फोर्स लग रहा कितना, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, ये m1 ले लेते हैं, m1 पे लग रहा है और ये m2 पे लग रहा है, ठीक है। तो जब इधर से फोर्स लगेगा तो ये नेट फोर्स हो जाएगा, और इधर हम लोग टोटल मास ले लेंगे, ठीक है ना। क्या लेते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और ये कैपिटल M लिया है, यहाँ पे दोनों मास एक साथ ले लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू a, ठीक है, दोनों मास एक तरफ ले लिया, ठीक है। ये टोटल जो फोर्स लग रहा है वो तो 200 न्यूटन लग रहा है, और ये m1 का वैल्यू है 30 kg, m2 का वैल्यू है 50 kg, ये दोनों को प्लस कर दिया, तो a का जो वैल्यू आएगा 200 अपॉन 80, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा। कितनी बात सुन में, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ए का वैल्यू, तो ये हमारा एक आंसर आ गया, एक्सेलरेशन जो था हमारा ये आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे टेंशन, तो देखिए इधर से जो इधर से टेंशन लेगा तो इधर से भी उतना ही टेंशन लेगा, ये एरो इधर से दिखा रहे हैं
फिर इधर से भी दिखा रहे हैं, ये जितना उधर को खींचेगा उतना ही ये भी खींचेगा, तो दोनों तरफ से इक्वल टेंशन होगा। ठीक है ना, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन दोनों तरफ से बराबर होगा। अब यहाँ पे जो है ये जो बॉडी है, दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रहे हैं, उनका एक्सेलरेशन इतना है। अब अगर हम लोग टेंशन लेना चाहेंगे तो टेंशन के बाद में जो मास है वो लेंगे क्या? हाँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे फोर्स था, यहाँ जहाँ जैसे फोर्स था तो इसके बाद में दोनों मास थे। यहाँ पे टेंशन यहाँ जब लग रहा है तो टेंशन तो इधर से इधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि बॉडी तो इधर ही मूव कर रहा है ना लेफ्ट, तो टेंशन इधर, तो टेंशन के बाद जो मास है वो लेंगे। तो यहाँ पे जो टेंशन के बाद जो मास है T इज इक्वल टू m2a, ये तो मास है, टेंशन के बाद मास इधर है क्योंकि बॉडी लेफ्ट में मूव कर रहा है ऐसे, तो ये तो मास है m2 और a तो कॉमन एक्सेलरेशन था तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात समझ में आई? m2 का वैल्यू कितना है 50 और कॉमन एक्सेलरेशन जो दे रखा है 5/2 यहाँ पे। ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे 25 और 25 को 5 से करेंगे तो 125 न्यूटन। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, पीछे चले, आगे चले, यानी इधर से जो टेंशन लग रहा है 200 में से 125 तो इस पे लग रहा है, 125 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहा है, और इस पे जो है ना 75 न्यूटन लग रहा है, इस पे लग रहा है 75 न्यूटन और इस पे 125, दोनों मिला के 200 हो जाएगा, 75 to 125। कितनी बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ गया ना? अब एक यहाँ पे बहुत ही मजेदार सवाल है, वो सुनिए क्या सवाल है। अब क्या बताया कि यही फिगर है, यही फिगर है, लेकिन अब ये जो फोर्स लग रहा था 200 न्यूटन का, इधर से नहीं लग रहा है, इधर से लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स, 200 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और इधर से हटा ले रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो रहा है हमारा, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब हम लोग क्या किया, 200 न्यूटन फोर्स उधर से लगाएंगे, इधर वाला हटा देते हैं। कितनी बात समझे? अब हमें टेंशन निकालना है, अब हमें टेंशन निकालना है, तो कितना होगा टेंशन? इतना ही होगा या अलग होगा? हाँ, कितना होगा टेंशन पक्का? अच्छा, अब करके देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? कितनी बात समझ में आई? ये सवाल समझ में आ गया ये। अब जो फोर्स लगा था लेफ्ट से, अब वो राइट से लगाते हैं और दोबारा से हम लोग टेंशन निकालते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे ना तो सेम फोर्स लग रहा है, फोर्स 200 न्यूटन का है और ये m इंटू ए, m1 m2 ए निकालेंगे, बिल्कुल इतना ही आएगा, सिर्फ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि बॉडी पहले इधर जा रहा था, अब बॉडी उधर की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बदल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी मीनिंग रखता है उसका। ठीक है, इतनी बात समझिए। तो एक्सेलरेशन तो इतना ही आ गया। अब हम लोग टेंशन निकालने जा रहे हैं इसका, ठीक है। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं टेंशन, हम रेड पेन से कर रहे हैं क्योंकि उधर वाला कर लेते हैं। तो टेंशन जो निकालते हैं क्या है, मास बिहाइंड द टेंशन, मास बिहाइंड द टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब इस टेंशन के पीछे, अब तो बॉडी तो इधर जा रहा ना, अब बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन तो ये इधर की तरफ होगा, तो इसके पीछे मास कौन सा है, ये 30 kg का मास आएगा, ठीक है। तो मास बिहाइंड द टेंशन 30 kg हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना था हमारा 5/2, 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और 15 5 75 न्यूटन। कितनी बात समझ में आई? तो अब टेंशन कितना लग रहा है 75 न्यूटन, और पहले कितना टेंशन लग रहा था 125 न्यूटन। हाँ, टेंशन वही है, सिर्फ
डायरेक्शन फोर्स के बदलने की वजह से टेंशन का वैल्यू चेंज हो गया। क्यों टेंशन का वैल्यू क्यों चेंज हो गया? क्योंकि टेंशन जो निकालते हैं हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन निकालते हैं, और टेंशन के बाद का जो मास होता है वही लेते हैं। तो जब हम लोग इधर से लगा रहे थे तो टेंशन के बाद का मास 50 ले रहे थे हम लोग, टेंशन के बाद का जो मास था वो 50 था, और अब जब इधर से ले रहे हैं तो टेंशन के बाद का मास 30 आ रहा है। तो इसीलिए बताया क्या कि अगर फोर्स का डायरेक्शन बदल देंगे, इधर से इधर लगाए या इधर से इधर लगाए, तो अगर फोर्स का डायरेक्शन बदल देंगे तो टेंशन का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। किसकी वजह से चेंज हो जाता है? मास की वजह से, मास की वजह से चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वही रहता है मगर मास चूंकि अलग अलग होते हैं तो इसलिए टेंशन भी अलग अलग हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये ऐसे ओरल भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कि अगर फोर्स इधर से लगेगा तो टेंशन सेम रहेगा या अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता मास पे। ठीक है, अब जैसे इसका मास ज़्यादा था, 50 था, तो इसका टेंशन भी ज़्यादा है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ज़्यादा था तो टेंशन ज़्यादा हो गया। इसका मास कम था तो इसका टेंशन भी कम है, 75 न्यूटन है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, आगे चले, आगे एक सवाल मैं कंटिन्यू करने के लिए छोड़ता हूं। मैं क्या दे रखा मैंने, ये एक फिगर से क्वेश्चन दिया है। जैसे पहले 2 मास था, यहाँ पे 3 मास है। तीनों मास एक मासलेस वायर, ये जो वायर है जो कनेक्ट कर रखा है, इस वायर का या रोप का जो मास नहीं है, मासलेस है ये, इसका मास हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये जो है ना, दोनों तीनों मास एक दूसरे से कनेक्ट है रोप से। यहाँ पे जो फोर्स है एफ है, ये m1 है मास, ये 3m है मास, और ये 5m है मास, है ना। m1 m2 m3 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो m1 m है, m2 की जगह पे 3m है, और m3 की जगह पे 5m के बराबर है। अब क्या है कि यहाँ पे जो टेंशन T1 है, यानी फर्स्ट और सेकेंड मास के बीच में जो टेंशन लग रहा है वो 24 न्यूटन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना है, यानी पूरा बॉडी मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना, वो कॉमन एक्सेलरेशन। और टेंशन T2, ये T2 कितना होगा, और फिर F, ये जो फोर्स लग रहा है ये कितना होगा। ठीक है, तो ये दे रखा 3 बॉडी का सिस्टम है, मासेस अलग अलग हैं, एक फोर्स लग रहा है, T1 T2 टेंशन है, T1 का वैल्यू दे रखा है, T1 का वैल्यू दे रखा है। अब हमें निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन T2 एंड फोर्स निकालना है। ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, आप लोग सेल्फ ट्राई करिएगा, इसको देखिएगा आपसे बनता है नहीं बनता, मगर मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। ठीक है, जब ये टेंशन है तो ये टेंशन के डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में होगा, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है, बॉडी मूव कर रहा है इधर की तरफ, जब बॉडी इधर मूव कर रहा है इधर लेफ्ट की तरफ, तो टेंशन का डायरेक्शन T1 का जो डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो ये जो है पीछे जितने मास हैं वो सब मास को प्लस कर देंगे, पीछे जितने भी मास है वो सब मास को प्लस कर देंगे, यानी 3m और 5m दोनों को प्लस कर देंगे तो 8m आ जाएगा। और फिर एक कॉमन एक्सेलरेशन a है, तो एक कॉमन एक्सेलरेशन a से मल्टीप्लाई कर दें तो मास इंटू एक्सेलरेशन टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू दे रखा, वो डाल के हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि m का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ m आ जाएगा, क्योंकि मास का जब वैल्यू दिया रहेगा तब एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता है, तो एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ मास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो टेंशन भी आ जाएगा, T2 भी आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने पहले कर रहे थे, और उसी तरह से फिर F भी आ जाएगा। ठीक है, तो खुद से ट्राई करेगा, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसको। ठीक है, अभी 1-2 क्लास इस तरह के सवाल पे चलेगा, क्योंकि इस तरह के जो सवाल है बहुत कॉमन है कंपटीशन में, कंपटीशन में बहुत ही कॉमन है, अक्सर आते रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद ये जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन थर्ड लॉ, ये हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका हम लोग कर रहे हैं अभी।
इसके बाद जो है ये टॉपिक का हम लोग न्यूमेरिकल चल रहा है, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, दोबारा से मोशन आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन इंक्लूड कर लेंगे, यानी फ्रिक्शनल सरफेस, फ्रिक्शन का टॉपिक उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब दोबारा जो आगे जो पढ़ेंगे थ्योरी, वो फ्रिक्शन का टॉपिक है। यहाँ पे अभी हम लोग खत्म पे है पहले टॉपिक पे, मोशन बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ तक है, इसे कंटिन्यू करिएगा, करेंगे हम लोग, आप लोग थोड़ा ट्राई करके लाइएगा इसको। आज यहीं पे रहने देते हैं।